जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार। आप सबको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, आप सबका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं जिसमें पीजी और एमए की पढ़ाई होती है, उसका सेम टू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें CC6 का छायावाद के पेपर के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि सेम वन में सीसी सेम वन में आप सबका CC1 से लेकर CC5 तक और सेम टू में 5 से लेकर 10 तक आता है। तो चलिए, ये सब चीज़ आप सबको पता है, ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा ये नहीं करते हैं। जो मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कितना क्वेश्चन आता है, क्या नहीं आता है, सेम वन में आप सबको पता है कितना मार्क का होता है। फिर भी हम बता देते हैं कि CC6 का पेपर आप सबका फुल मार्क 70 रहेगा, जो लिखा हुआ है 70। टाइम आपका 3 घंटा का रहेगा। तो इसमें पहला खंड जो रहता है वो 10 तो क्वेश्चन का पहला खंड रहता है, 10 तो प्रश्न का। इसमें सब वस्तुनिष्ठ का रहता है। इसमें एक क्वेश्चन का 4 तो ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक चूज करना है, जो होगा आप अपना कॉपी में लिख दीजिए आंसर। 10 तो रहेगा। फिर आपका उधर जो आएगा दूसरा खंड में, उसके बारे में जब आएगा उसका हम डिस्कस कर देंगे। अभी आपका वस्तुनिष्ठ वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है। तो आप सबको जानना होगा कि ये कथन किस आलोचक का है। तो ये कथन है, ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा ऑप्शन है नंदू दुलारे वाजपेयी जी, तीसरा ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा जी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र जी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र जी। हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसका सही आंसर आप सबको ये हो गया, डॉक्टर नागेंद्र जी इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पे ये छायावाद का सीमांकन माना जाता है, छायावाद का सीमांकन कब माना जाता है। 1918 से लेकर 1936 तक, 1920 से लेकर आपका 1940 तक, 1915 से लेकर 1930 तक, 1900 से लेकर 1936 तक। तो इसका सही आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन, 1918 से लेकर 1936 तक। ठीक है। तीसरा नंबर पे आ जाइए। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छायावाद, जब आप छायावाद के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका तो नामकरण किसने किया ये तो जानना होगा। जैसे आपका कुछ नाम है तो आपका नाम किसने दिया है, ये भी आपका एक जानने का विषय है, ये एक अपना जिज्ञासा का विषय है। ये सबको जानना चाहिए कि जब आप छोटे थे, जब आपका ये हुआ तो आपका नाम किसने दिया। किसी का मम्मी पापा देता है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे किसने देगा, कौन देगा, मम्मी पापा देगा। हाँ, मम्मी पापा देता है, या तो आप सबका दादा दादी नाना नानी किसी का है तो देता है, और दोस्त भी कोई कोई नाम दे देता है जो आप लोग कहते हैं निक नेम। तो चलिए बाद में डिस्कस करते हैं किसका कौन नाम दिया है, थोड़ा पता कीजिएगा। पहले हम जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि छायावाद को छायावाद का नाम किसने दिया। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे जी, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी, चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत जी। तो इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, मुकुटधर पांडे जी। छायावाद को छायावाद का नाम देने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है। अभी आप चौथा नंबर क्वेश्चन पे आइए कि एक भारतीय आत्मा कवि के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन को समझिए कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। बस कवि के नाम से जाने जाते हैं, मतलब वही है कि किस कवि को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इसका दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी जी, तीसरा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट जी, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसका आंसर होगा, आप ये टिक पे मत जाइए काहे कि ये स्टूडेंट से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कहा, माखनलाल चतुर्वेदी जी एक राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीयता की भावना वाले कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है, तो मतलब ये एक भारतीय आत्मा है। तो चलिए, इसका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसके बाद वाला कितना तक हुआ, चौथा नंबर तक हुआ। पांचवा नंबर, छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है। देखिए, कहा जा रहा है कि छायावाद की पहली काव्य रचना किसे मानी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है कामयानी, दूसरा ऑप्शन है उर्वशी, तीसरा ऑप्शन है पंचवटी, चौथा ऑप्शन है झरना। तो इसका आंसर होगा झरना। छायावाद की पहली काव्य झरना को माना जाता है। तो झरना को किस कवि ने, ये भी क्वेश्चन आता है कि झरना को किस कवि ने लिखा है। तो झरना को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर
प्रसाद जी ने हुआ, जयशंकर प्रसाद जी ने कब लिखा था? ये भी क्वेश्चन आया कि झरना का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो झरना का प्रकाशन वर्ष है आपका, झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। ठीक है, बस इतना ही जानना था इसके बारे में। फिर यदि आप लोग को जानना है कि कामयानी, उर्वशी, पंचवटी के बारे में, तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर ही देते हैं कि कामयानी को भी लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कामयानी को कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तथा ये छायावाद की आत्मा मानी जाती है। दूसरा जो उर्वशी है, इसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। उर्वशी को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इसमें ही तो ये होता है, राम पीडीएफ में लिखा रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह, अब समझ लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है उर्वशी को। पंचवटी को लिखा है आपका मैथिली शरण गुप्त जी ने, पंचवटी को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, बस झरना को तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, तो हम डिस्कस कर ही लिए हैं। कितना को अंक नंबर तो 6 नंबर वाला, मतलब छठा। इसमें कहा गया कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की का कविता संग्रह है। जो नवीन है उसका कविता संग्रह कौन कौन है? नवीन का कविता संग्रह, तो इसमें मेरे हिसाब से 4 ही ऑप्शन सही है, लेकिन कोई कोई क्वासी मानता है, कोई अपला कुमकुम, हम इसमें मैं भी डाउट में हूँ। तो यदि आप सबको इसका सटीक आंसर, सटीक उत्तर पता है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, मेरे हिसाब से फिलहाल क्वासी को मान के चलते हैं। यदि आप सबको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर कि निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित हुई? इसमें पहला ऑप्शन है 1920 मतलब 1920, दूसरा ऑप्शन है 1922, तीसरा ऑप्शन है 1916, चौथा ऑप्शन है 1910। क्या कह रहा है कि निराला की पहली कविता जूही की कली, जूही की कली प्रकाशित हुआ था आपका 1920 में तो नहीं, 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। और कहा जाता है कि इसे लिखा गया था 1916 में। निराला जी कहते हैं कि इसको लिखा गया था, इसको 1916 में लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष था 1922। चलिए दूसरा, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महादेवी वर्मा जी को यमा पर ज्ञानपीठ, ये वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष, ये एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, राम की शक्ति पूजा। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, राम की शक्ति पूजा को, पहला मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि प्रकाशन वर्ष जानने से पहले कि राम की शक्ति पूजा को लिखा कौन था? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा कि राम की शक्ति पूजा को लिखा किस कवि ने। तो चलिए इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1936। इसका आंसर होगा 1936, जो 26 अक्टूबर 1936 को इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? क्वेश्चन को समझिए पहले। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है, मतलब छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है झरना, चौथा ऑप्शन है आपका आंसू। तो इसका सही आंसर होगा, क्या कहा, छायावाद की प्रथम, इसका सही आंसर होगा आपका झरना। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। और एक तो झरना का ही क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था इसको भी फिर एक बार, छायावाद की पहली काव्य रचना भी झरना को ही माना जाता है। छायावाद की पहली काव्य रचना भी झरना को ही माना जाता है। कितना नंबर है वाला? 5वां नंबर है ना। हाँ, झरना को ही माना जाता है छायावाद की पहली काव्य रचना, तथा इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी झरना को ही कहा, किस कृति के लिए कहा जाता है? झरना कृति के लिए छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए इतना दूर तक हो गया, आपका जितना भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन था वो हो गया, इसको झरना वाला ऑप्शन होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए दूसरा खंड पे आते हैं। दूसरा खंड में क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। इसमें 8 क्वेश्चन है, देख लीजिए, 1 2 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 आपका 6 6 7 8, 4 क्वेश्चन हुआ।
4 ठो नहीं 8 ठो क्वेश्चन हो, 8 ठो में आपको 4 ठो का आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन हम अभी तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, काहे कि समय का पाबंदी है। जितना हो हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर आप लोग इसको अच्छा से आराम से देख के इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेके क्वेश्चन को लिखिएगा। छायावाद की चेतना एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है कि छायावादी युग की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि का विवेचनात्मक उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की काव्यात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन है निराला की राम की शक्ति पूजा के महाकाव्य पर विचार कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है गोपाल सिंह नेपाली की रचनाओं का साहित्यिक परिचय दे। हो गया, कितना हो गया, हाँ पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन है दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कीजिए। सातवां हो गया महादेवी वर्मा वेदना की गायिका है, उनकी रचनाओं के आधार पर प्रकाश डालिए। तथा आठवां क्वेश्चन है कामयानी की श्रद्धा सर्ग की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इतना तक आप समझ गए हैं। इसमें 4 ठो का सिर्फ 4 ही ठो का आंसर दीजिएगा। 8 ठो क्वेश्चन है लेकिन 4 ठो का आंसर दीजिएगा। उसी में आपको इनफ 15 नंबर करके 60 नंबर का है, इनफ नंबर मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम में ट्राई कीजिएगा कि 4 ठो के 4 ही ठो क्वेश्चन हम टच करके आएँ। नहीं तो देखिएगा कि 3 ठो लिखने में आप पूरा समय बिता दिए, चौथा ठो में आप समय का ये हो गया। उतना ये मत कीजिएगा। 4 ठो के 4 ठो जितना सटीक अपने शब्दों में जितना आंसर होगा उतना लिखिएगा। रटा रटाया कुछ नहीं लिखिएगा, जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखिएगा। ज़्यादा कॉपी भर देने से भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन कॉपी भी भरना है, पीजी का एग्ज़ाम है बाबू, तो कॉपी भरना होगा आप सबको। जितना हो सके गाना लिख के मत भरिएगा, जो विषय के बारे में पूछा गया है उसी विषय के बारे में लिखिए। बस इतना ही कहकर आज समाप्त कर देता हूँ। आप लोग कहिएगा तो हम CC7, CC8, CC9, CC10 का भी क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। आप लोग को यदि पसंद आया ये कंटेंट, ये टॉपिक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।